दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक हट के बात कर रहा है। इसके 3 रीज़न हैं, मैं पहले आपको बता दूं। पहली चीज़, ये जो योजना जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज ए कॉमन मैन, एज ए मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गरीब हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है योजना। दूसरी चीज़, जो जीआईसी का पेपर होगा मेंस में, उसमें ऐसे कैसे लिखेंगे वो चीज़ें भी इसका डिस्कशन एक तरह से फॉर्मेट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय योजनाएं क्या क्या है उसके अंतर्गत ये आएगा, तो ये ऐसे लगभग मान के चलिए 90% टॉपिक यही रहने वाला है जो एससे जीआईसी में लिखने का। रीज़न ये क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और बहुत कारगर योजना है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये मैंने बताया। तीसरी चीज़, ये एक जीएस का क्वेश्चन भी आपको जीआईसी में ये देगा कि किस डेट को ये लॉन्च किए थे और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ई रुपीज़ जो लॉन्च किया गया था। पहली चीज़, यहाँ मैंने इमेज बना रखा है, आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था। इसको बोलते हैं डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, ई रुपीज़ बोलते हैं। ये कब लॉन्च हुआ, कैसे फॉर्मेट बनाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिएगा और अपने फादर को, चाहे अपने से बड़े लोगों को ज़रूर ये बताइएगा इस योजना के बारे में। योजनाएं तो आप पढ़ते हैं, उसको एप्लीकेशन नहीं पता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहले ई रुपीज़ है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान ई रुपीज़ की शुभारंभ की। 2 अगस्त 2021, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की डिजिटल लेन देन में प्रत्यक्ष हस्तांतरण डीबीटी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ई रुपीज़ वाउचर एक बड़ी भूमिका निभाएगा और डिजिटल शासन व्यवस्था को एक नया आयाम देगा। पूछेगा जीआईसी में ऐसे कैसे कि डिजिटल भुगतान से आप क्या समझते हैं, सरकार की वर्तमान योजनाएं बताइए जो सबसे कारगर है, उस पर ऐसे लिखिए। तो आप यहाँ से राइट डाउन पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ये पहले इसमें पॉइंट जो समझने वाला है कि 2 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने ई रुपीज़ लॉन्च किया। ये क्या है कि आप जानते हैं डायरेक्ट बेनिफिट किसी भी आदमी को जा सकता है। अभी आगे बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़, ई रुपी किसने विकसित किया था, ये प्री के लिए जीआईसी और एलटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी जीएस जिसमें आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो भारत के डिजिटल भुगतान परिस्थिति तंत्र के देखरेख करने वाले नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें आरबीआई भी ऑप्शन रहेगा। तो ऑलमोस्ट बच्चे आरबीआई टिक करते हैं क्योंकि ये भी कैश से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑलमोस्ट ये जैसे ही आप मारोगे एक क्वेश्चन गलत हो जाए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैशलेस लेन देन को बढ़ावा के लिए यह वाउचर आधारित भुगतान ई प्रणाली लॉन्च किया। ये वित्तीय सेवा विभाग, याद रखिएगा कौन कौन डिपार्टमेंट में अभी लॉन्च हुआ है। वित्तीय सेवा विभाग पहला, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया गया। यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। दूसरा चीज, कौन कौन मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व थे, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग द्वारा ये विकसित किया। मतलब 3 मंत्रालय के द्वारा विकसित किया। इसमें 3 जीएस हो गए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज समझिएगा, ई रुपीज है क्या। वैसे मैं आपको नॉर्मली बता दें, ई रुपी मूल रूप से एक डिजिटल वाउचर है जो एक लाभार्थी उसे फोन या एसएमएस या क्यूआर कोड के रूप में मिलता है। ये पहला पॉइंट याद है। ये पूछेगा ई रुपीज क्या है, एसएमएस के द्वारा हो सकता है, क्यूआर कोड के द्वारा, फिर दोनों पूछ सकता है या तो दोनों नहीं पूछ सकता। यह एक प्रीपेड वाउचर है जिसे वह किसी भी केंद्र पर जाके इसे स्वीकार करता है, जाकर उसका उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, सपोज करिए सरकार जो है किसी आदमी कर्मचारी को
अपने एक अस्पताल में इलाज करने के लिए एक पेमेंट देती है, तो वो पेमेंट सिर्फ भुगतान में यूज करेगा, मतलब इलाज में ही यूज करेगा। एक तरह से कोड दिया जाएगा, जैसे मान ली क्यूआर कोड हो गया, ये क्यूआर कोड गया, ये क्यूआर कोड हॉस्पिटल को दिखाएगा। दिखाने के बाद हॉस्पिटल को दिखाएगा क्यूआर कोड, तो दिखाने के बाद ये जैसे स्कैन करेगा तो आपको पेमेंट है, ये कहीं और जाके आप नहीं इसका पेमेंट भुगतान कर सकते। सपोज करिए 5000 का ये क्यूआर कोड दिया गया या एसएमएस कोड सरकार ने दिया, तो ये सिर्फ हॉस्पिटल में ही एप्लीकेबल होगा जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे होंगे। एक चीज़ ये समझ जाइए, ई रुपीज का ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। जो भी एसएमएस है या क्यूआर कोड है, एक जैसे भारतीयों को नॉर्मली आदत क्या होती है, पैसा सरकार देती है किसी और काम के लिए, यूज कर लेते हैं किसी और काम के लिए। लेकिन ये ई रुपीज आने से एक बेनिफिट ये हो गया कि आप किसी और चीज़ के, जिस चीज़ के लिए दिया जाएगा उसी क्षेत्र में आप यूज करेंगे, नहीं तो आप नहीं। सपोज करिए हमने कहा हॉस्पिटल में 5000 रुपीज़ इलाज करने के लिए सरकार ने अपने एसएमएस और क्यूआर कोड दिया हॉस्पिटल में, तो आप सिर्फ हॉस्पिटल में ही जाएंगे तो 5000 का भुगतान हो पाएगा। नहीं तो अभी सोचिए कि हम चले मूवी देख लें, चाहे किसान है तो खाद खरीद के लाएं, तो वहाँ जैसे ही स्कैन करेंगे इनवैलिड बता देगा। ई रुपीज़ का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अपने फादर को बताइए, आप जो भी जानने वाले हैं आसपास के हैं, सोशल आप ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, सबको नॉलेज में डाल सकते हैं। क्लियर है? ई रुपीज़ का मतलब ये चीज़ है, वाउचर, ये बहुत बड़ा क्रांति लेने वाला है, करप्शन को ख़त्म करने वाला एक तरह से सिस्टम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब ये लिखा कि उपभोक्ता के लिए कैसे फ़ायदेमंद है ई रुपीज़। मैंने अभी बताया था ई रुपीज़ के लिए लाभार्थी के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं, ये ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा। बैंक खाता जरूरी नहीं कि हो। उसके बाद अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों की तुलना में इसकी प्रमुख विशिष्टता है, यह एक आसान संपर्क रहित भुगतान पाने के 2 चरणीय प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत विवरण साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि डिटेल देना पड़ेगा, ये चीज़ें। अन्य लाभ यह है कि ई रुपीज़ बुनियादी फ़ोन या संचालित होता है, इसलिए इसका उपयोग उन लोगों द्वारा भी किया जा सकता है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। मतलब गरीब से गरीब तबका व्यक्ति भी अगर है तो उसके पे एसएमएस अगर भेज दें, स्मार्टफोन नहीं है तो एसएमएस दे दिया, एसएमएस जाके वो दिखाएगा हॉस्पिटल को। अभी तो हॉस्पिटल के लिए था, हॉस्पिटल का ही बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। हॉस्पिटल को दिखाएगा मेरे पास सरकार की तरफ से इतने का फंड इलाज करने के लिए दिया गया, ये क्यूआर कोड है, तो जैसे ही स्कैन करेगा मतलब वो डालेगा हॉस्पिटल वाला, उतना पेमेंट आपको तुरंत हो जाएगा। इसलिए उपभोक्ता को ये फ़ायदा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से बैंक्स, टोटल 11 बैंक इन्वॉल्व हैं, याद रखिएगा ई रुपीज़ में, ये इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला। कौन कौन? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लेन देन वाले ऐप्स भारत पे जो यूज करते हैं, भीम बड़ोदरा मर्चेंट पे, पाइन लैब्स, पीएनबी मर्चेंट पे, एनो एसबीआई मर्चेंट पे, ये सारे सुविधाएं ई रुपीज़ इसी ऐप की तरह उठा हम सकते हैं। मतलब इसमें इम्पोर्टेंट करने वाली ये बात है कि 11 बैंकों की साझेदारी है जिसमें हम ये चीज़ें इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये बैंकें हैं, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अभी ई रुपये की उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, मैंने अभी बताया, जब सरकार ने जस्ट हॉस्पिटलों के लिए किया, लेकिन आगे चल के बहुत सारी चीज़ों में प्रभावी करेगा। शुरुआती में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1600 अधिक अस्पतालों के साथ कारगर किया है जहां ई रुपये भुगतान अर्थात उसे भुगतान किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है आने वाले दिनों में ई रुपये का भुगतान व्यापक रूप में उम्मीद की जा सकती है। ये निजी क्षेत्रों में मान लीजिए जैसे कंपनी है एलआईसी है, बहुत सारे क्या करते हैं लोग, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के पैसे ले, अब नहीं चल सकता, क्योंकि क्यूआर अगर दे दिया इलाज करने के लिए तो इलाज करने के लिए ही जा सकता है।
पेमेंट आप उसको कहीं यूज नहीं कर सकते, तो अन्य क्षेत्रों में भी इसका यूज किया जाए। अब आते हैं जीआईसी का। एसए के मामले में हमने क्यों कहा कि एसए में यूज हो सकता है, एसए में इसलिए यूज हो सकता है, डिजिटल पेमेंट भुगतान जो भी ये फॉर्मेट मैंने बताया है टॉपिक वाइज जैसे लिखा है वैसे आप लिख सकते हैं, जिसके लिए आपको अच्छे हम स्कोर कर सकते हैं। ये वहाँ 1000 वर्ड का है, तो 1000 वर्ड मैंने टोटल इस लगभग इतना किया, उससे ज़्यादा ही किया। अगर इस फॉर्मेट में पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिल सकता है, और मेंस में सिलेक्शन आपको 50 में से तो मान के चलिए 40 तो मिलेगा ही, अगर अच्छे टीचर मिले तो। ओके बच्चों, ये सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अपने फादर को, अपने मदर को, अपने सिस्टर को, जो भी आपको चाहिए नॉलेज ज़रूर शेयर करिए। ई रुपीज़ है क्या। ओके, धन्यवाद बच्चों।